हेलो स्टूडेंट्स। अब हम कल की क्लास के आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ा, उसी तरीके से हम यहाँ पे पढ़ते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज सेम वैसे ही है, बस मास की जगह आपको क्या यूज करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इंटू 100। ओके, वॉल्यूम परसेंटेज को आप V बाई वी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास परसेंटेज को आप W ओवर W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर W ओवर W लिखा हुआ है तो यू कैन अंडरस्टूड कि दैट इज मास परसेंटेज, और V ओवर V लिखा हुआ है तो यू कैन अंडरस्टूड वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। एंड देन आफ्टर अनदर रिलेशन दैट इज मास वॉल्यूम परसेंटेज, mass volume percentage, their formula is mass of solute over volume of solution, volume of solution into 100, ठीक है। तो ये मास वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म्स थे। अब क्या चीज हमें डिस्कस करनी है, एक अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे डिस्कस करना है, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए यहाँ पे सबसे पहली तो बात हमें ये समझनी है कि हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज क्यों करते हैं, कि क्या जरूरत पड़ गई एक अनदर टर्म को यूज करने की। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि जो वॉल्यूम परसेंटेज है, मास परसेंटेज है, उसमें हम जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट होती है वो ज्यादा क्वांटिटी में होती है, ठीक है। तो वहां पे हम उस रेशियो को इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर रेशियो में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट प्रेजेंट होता है। बट सपोज अगर हम किसी सॉल्वेंट के अंदर बहुत ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स करते हैं, ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसका मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट अगर हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, तो जो अगर हम उसका मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, तो जो वो वैल्यू आती है वो बहुत ही छोटी होती है, जिसकी हम कैलकुलेशन आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मास बाई मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज को अगर किसी सॉल्वेंट में बहुत थोड़ा सा अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, लाइक यू कैन कंसिडर ओशियन। ओशियन के अंदर अगर ऑक्सीजन डिजोल्व है तो बहुत सारा वाटर है और उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन डिजोल्व है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो उस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टर्म का हम यूज करते हैं, हम उसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, total number of components into 10 to the power 6। ये चीज ध्यान रखनी है कि हम कब पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन का यूज हमें तब करना है जब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत छोटी अमाउंट में हो और सॉल्वेंट बहुत सारा हो। उसमें अगर हम उसके कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? लाइक टेक एग्जांपल्स हियर।
सपोज हार्डनेस ऑफ वाटर, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा हार्डनेस ऑफ वाटर। तो अगर मैं यहां पे कहता हूं कि 16.7 पार्ट्स ऑफ हार्ड वाटर in 10 to the power 6 parts of the solution, इसका मतलब क्या है? यहां पे अब एक चीज हमें समझनी है कि हमने एक सॉल्यूशन लिया जो कि है 10 टू द पावर 6 पार्ट्स। सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स हैं? 10 टू द पावर 6 पार्ट्स है, और उस 10 टू द पावर 6 पार्ट में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो है सिर्फ 16.7 पार्ट्स। तो आप खुद एज्यूम कर सकते हैं कि इस 10 टू द पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट में जस्ट 16.7 पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो इसकी क्वांटिटी बहुत छोटी होगी। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जिस टर्म का हम यूज करते हैं उस टर्म को हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। जैसे एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 10 ml सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 10 ml सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 10 to the power 6 parts of सॉल्यूशन, यानी कि एयर, पार्ट्स ऑफ एयर। इज इट क्लियर? तो बेसिकली पार्ट्स पर मिलियन में हमें यही एक्सप्लेन करना है कि एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, उसमें बहुत छोटा अमाउंट सॉल्यूट का होगा, तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उस टाइप के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। जैसे पॉल्यूशन है तो एयर के अंदर पॉल्यूशन के जो पार्टिकुलेंट्स होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी एयर में बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मोलालिटी। मोलालिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम डिफाइंड करते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड मोलालिटी। ठीक है, ये आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, तो ये सिर्फ एक रिवीजन है आपका। हम इसमें ज्यादा डीपली नहीं इसलिए जा रहे कि अभी ये चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मोलालिटी का टर्म हमने यहाँ पे यूज किया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने का मतलब, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का मतलब हो गया गिवन मास ओवर मोलर मास। किसका? सॉल्यूट का। मैंने आपको बोला था कि B फॉर सॉल्यूट और A फॉर सॉल्वेंट। ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इज इट क्लियर? तो यहां पे हमें ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मोलारिटी की। मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से
और इसका जो फॉर्मूला होता है इसको डिफाइन हम कर सकते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। ठीक है, तो हम कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम of solution in liter. Sometimes it may be given in decimeter cube. You know that 1 decimeter cube equivalent to 1 liter. ठीक है, मोलैरिटी की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, और मोलैलिटी का हो जाएगा मोल पर केजी। ठीक है, यूनिट हो गई इसकी मोल पर लीटर। ठीक है, इसको भी हम सिंपल टर्म में लिख सकते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब थोड़ा सा हमें मोलैरिटी में रुकना है, हमें कुछ टर्म्स और यहाँ पे डिस्कस करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स के अंदर दिया जाता है, अक्सर न्यूमेरिकल्स के अंदर मिलता है कि हमसे क्या पूछा जाता है कि वहां पे सॉल्यूशन का मास गिवन होता है, सॉल्यूशन का क्या गिवन होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसको कि सपोज अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन को m मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल m मान लिया, और वहां पे आपको गिवन होगा डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता है डेंसिटी d से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अगर हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है और वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम इन दोनों के रिलेशन से डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। और जब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगी तब जाके हम इस न्यूमेरिकल में या जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसमें इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब एक चीज और हमें यहाँ पे मोलैरिटी के केस में समझना है। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया जिसको मैंने बोला कि 0.5 मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl इन एक्वस मीडियम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जिस सॉल्यूशन के अंदर जो HCl है वो एक्वस मीडियम में, यानी कि इसके अंदर वाटर है और इसमें क्या डिसॉल्व हुआ है, 0.5 मोलैरिटी HCl डिसॉल्व है, यानी कि सॉल्यूट आपका HCl है और सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है। ठीक है, समझना जरा इस बात को ध्यान से। तो इसके कहने का मतलब यहाँ पे ये है 0.5 मोलैरिटी का कि 0.5 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 0.5 मोल्स HCl के क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर बात यहाँ पे चेंज कर दी गई, हमने कहा कि 0.5 मोलैरिटी जो HCl है, सपोज हमने उसको वॉल्यूम कंसिडर किया 250 ml। ठीक है, अब हम इसको डाइल्यूट करते हैं, यानी कि थोड़ा वाटर इसमें ऐड करते हैं। तो क्या वाटर के ऐड करने से इसकी मोलैरिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो अगर आप यहाँ पे रिलेशन देखेंगे मोलैरिटी का वॉल्यूम से, तो वो इनवर्सली रिलेशन है, यानी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मोलैरिटी इंक्रीज होगी। तो सेम यहाँ पे भी है कि अगर हम इस सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूशन ऑलरेडी बन चुका है इसमें और थोड़ा सा सॉल्वेंट मिक्स करें, सपोज हमने इसमें 100 और मिक्स कर दिया, तो अब जो सॉल्यूशन होगा वो 350 ml होगा।
तो उसकी मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो ये टर्म है इसकी मोलैरिटी को हम मान लेते हैं m1 और इस वॉल्यूम को हम मान लेते हैं v1, और जो v1 से वॉल्यूम चेंज हुआ उसको हमने मान लिया v2, और जो दूसरा हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करना है उसको हमने मान लिया m2। तो अगर कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको दिया जाता है तो उसमें हम मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे m1v1 इक्वल्स टू m2v2। इज इट क्लियर? And after that, when we talk about molarity and molality, we must compare molality and molarity। कि मोलारिटी और मोलारिटी में क्या डिफरेंस है, समझना जरा इस बात को आप। मोलालिटी एंड मोलारिटी में क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, तो आपको बस सिंपल सी बात बतानी है। अगर सिमिलरिटी पूछी गई तो दोनों में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का यूज करते हैं। डिफरेंस पूछा गया तो हम कहेंगे कि जो मोलैरिटी है उसमें हम वॉल्यूम, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो सॉल्यूशन का हम लीटर में लेते हैं, और जो मोलालिटी होता है उसमें हम सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में लेते हैं। ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, और भी चीजें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन बोथ ऑफ देम विच वन इज बेटर मेथड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा बेटर मेथड मानेंगे जिससे कि हम बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, तो हम कहते हैं कि मोलालिटी इज बेटर मेथड। मोलालिटी क्या होता है, बेटर मेथड होता है इन कंपैरिजन टू मोलैरिटी, बेटर मेथड। ठीक, तो अब क्या करना है हमें, ये बेटर मेथड है। इसलिए होता है कि जो मोलैरिटी होता है उसमें वॉल्यूम का टर्म होता है, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरिएबल होता है। तो जब टेम्परेचर वेरी करेगा तो वॉल्यूम भी वेरी करेगा, और वॉल्यूम वेरी करेगी तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। इसी वजह से हम मोलैलिटी को यूज करते हैं कि मोलैलिटी में हम टेम्परेचर का कोई सिग्निफिकेंस इफेक्ट नहीं देखते हैं, तो हम कहते हैं कि मोलैलिटी इज बेटर मेथड देन मोलैरिटी। ठीक, ये सेक्शन कंप्लीट। अब हमने बात करनी एक अनदर टर्म की जिसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम कहते हैं काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप समझना, सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आप लेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब आपको क्लियरली पता है कि जिसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे, ए एंड बी। ए को आपने क्या कंसिडर करा है, सॉल्वेंट, और बी को आपने क्या कंसिडर करा है, सॉल्यूट। ओके, सबसे पहले हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जब हम दोनों के सेपरेट नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद हम रिलेशन देखते हैं मोल फ्रैक्शन का। तो अगर हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे काई ए इक्वल्स टू एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पे ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है, इसकी कोई पर्टिकुलर हम डेफिनेशन नहीं दे सकते। हम कह सकते हैं कि इट इज अ रेशियो ऑफ 1 कंपोनेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, या हम एक कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ कंसिडर करते हैं तो हम उसी को क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो काई ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जिसका हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है वो न्यूमरेटर में रहेगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके डिनोमिनेटर में। ठीक है, सिमिलरली यू कैन राइट हियर काई बी इक्वल्स टू एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। वन थिंग,
यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना है आपको कि जो काई ए एंड काई बी की वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। वो आप यहाँ से रिलेशन से भी देख सकते हैं, ये कोई बताने की चीज नहीं है, ठीक है। और काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर हमें किसी एक कंपोनेंट का, चाहे सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, मोल फ्रैक्शन पता है तो हम दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लेट हम करते हैं कि काई ए का हमें मोल फ्रैक्शन पता है और काई बी का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम लिख सकते हैं एक्स बी काई बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे कि मोल फ्रैक्शन आपका दोनों कंपोनेंट्स का फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये टोटल टर्म्स हो गए जो आपको 12th क्लास में पढ़ने के लिए और भी टर्म्स हैं, लेकिन हम इतने ही टर्म्स को एक्सप्लेन इसलिए कर रहे कि यही हमारे लिए अभी जरूरी है और एनसीईआरटी के अंदर यही गिवन है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इन सारे पे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है और एक एक करके हर एक मोलालिटी मोलारिटी पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके।